नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पीओके से जो कत्लेआम की तस्वीरें सामने आ रही है और वहां पर कहा जा रहा है कि मुनीर की सेना वहां से भाग गई, इसके पीछे की असल वजह क्या है, इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, कर्नल दानवीर सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जो कत्लेआम की तस्वीरें सामने आ रही है पीओके से, कई लोगों की जाने गई है, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, इसके पीछे असल वजह क्या है? देखिए, वहाँ पर बहुत वाइड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट है, लोग खुश नहीं हैं और ये काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक बड़ी अराजक सी स्थिति बनी हुई है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ की कीमतें हैं और जो वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। उसके चलते बहुत प्रोटेस्ट हुआ। बिजली वहाँ पर ठीक तरीके से नहीं आ रही, पीने का पानी और उसकी सुविधा का इशू है, बेसिकली सिविक एमिनिटीज़ का इशू है। आपकी जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गई हैं, आमदनी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक किस्म का अनरेस्ट है और जब वहाँ के लोग भारत की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से भारत का कश्मीर खुशहाली की ओर जा रहा है, लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद ठगे गए। और वो जो पाकिस्तान ने जो इतने सालों से प्रोपोगेंडा किया था, अब वो प्रोपोगेंडा इंटरनेट की बदौलत ध्वस्त हो गया है। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये एक सिमरिंग उबाल था और इस उबाल के अंदर जो उफान आया है वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को लेकर आया है। जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको ये लोग सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट बोला करते थे और जो एक नरेटिव पेश करने की कोशिश करी कि ये आज़ाद है, अब उसी के ऊपर उन्होंने घात लगा दी है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर 12 लोग हम नॉमिनेट करेंगे, वो रेफ्यूजीज के लिए। सो कॉल्ड वहाँ पे कौन से रेफ्यूजी है ये हमें नहीं मालूम कि वहाँ पे कौन से रेफ्यूजी। तो यही तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रहते नहीं है उनके लिए आप सीटें आरक्षित कर रहे हैं। हाँ, कौन सी सीटें आरक्षित कर दिया? ये एक तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान की सरकार का फुल कंट्रोल लेने की कोशिश। फुल कंट्रोल ले लो वहाँ पे और उनके जो लोगों के जो भी कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स है वो भी आप वहाँ पर समाप्त कर दो। तो इसी चीज़ को लेकर वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आपने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और जो आतंकवादी संगठन है उसके लिए आप हिंदुस्तान से कहते हैं कि आप सबूत दे दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। तो जो आतंकवादी हैं उनको आप पाल रहे हैं, उनको नहीं आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं। और जो बेचारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं उनको आपने तुरंत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और कर्नल दानवीर, जो वहाँ से तस्वीरें सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर हम देखें तो जो इजराइल ईरान का युद्ध है उसमें मीडिएटर की भूमिका, अपने आप को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया, लेकिन अपना देश तो संभल नहीं रहा है, पीओके संभल नहीं रहा है उससे। वो मध्यस्थता का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। जो आपके गेन्स हुए, थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिल गए तो मोमेंटरीली आपको रिलीफ मिली छोटी सी। तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया हो, पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदली हो गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। और ये बताता है कि आप कोई भी आपको हायर कर सकता है दलाली के लिए। बेसिकली इट मीन्स दैट आप को पैसे देकर आपसे काम कराया जा सकता है। तो ये वहाँ की हालात है। ये बड़े दुख की बात है वहाँ के आवाम के लिए कि उनके मुल्क की अभी ये स्थिति हो गई है कि उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास ताकत है और पैसा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये ईरान और अमेरिका ने ये जो पूरे इनकी वार्ता ने ये सिद्ध कर दिया। बिल्कुल। और ये जो आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल उनको कहा जा रहा है। हाँ, ये उनको फील्ड मार्शल कहा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये शायद वाहिद पूरी दुनिया के अंदर एक इकलौते फील्ड मार्शल होंगे जो कि पिटाई खाने के बाद और हारने के बाद इनको प्रमोशन मिली है और वो फील्ड मार्शल बने हैं। जनरली फील्ड मार्शल युद्ध जीतने वाले जनरल को मिलती है, तो युद्ध कौन सा जीता है इन्होंने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये फील्ड मार्शल लोग बोलते हैं, या फेक फील्ड मार्शल भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता। और ये हम नहीं बोल रहे, उनके खुद के जो साबका फ़ौजी हैं, रिटायर्ड फ़ौजी हैं, जो बोल सकते हैं, बिकॉज़ वो मुल्क में वहाँ पे मौजूद नहीं है, बाहर है।
तो वो जब ये इस तरीके के वीडियो निकालते हैं तो और आपको बड़े असलियत मीम्स दिखती भी है। बनते हैं, इसको लेकर कई सारे वीडियोस भी सामने आते हैं। लेकिन वहाँ की अगर हम पीओके के लोगों की बात करें, जो आवाम है वहाँ की, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है भी तो इतना महंगा है, वो कह रहे हैं दाम कम करो, मतलब हर तरफ से वो मर रहे हैं। देखिए ये पूरा जो इलाका है ये गंदम पर मुतासिर है, यानी कि वो वीट गेहूं के ऊपर निर्भर है। और पाकिस्तान के अंदर गेहूं की हमेशा किल्लत रही है, चीनी की हमेशा किल्लत रहती है। उसका कारण बेसिकली ये है कि जो इक़्तिदार में है, जो पावर में है, जो एलीट है, वो वही चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पर गेहूं पैदा हुआ, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ये, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, एक्सपोर्ट कर दिया। और जब देश के अंदर किल्लत पैदा हो गई कृत्रिम, फिर उसी चीज़ को आपने इंपोर्ट कर लिया। तो आपने पैसा एक्सपोर्ट करने में बनाया और फिर आपने उसको इंपोर्ट करने के अंदर पैसा बनाया, तो आप बेसिकली लूट रहे हैं। तो ये वहाँ के लोगों को समझ में आ गया है। और ख़ास तौर से गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, रावलकोट के इलाके के, जिसको POJK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर तो गंदम इतनी पैदा नहीं होती, वीट इतना पैदा नहीं होता, तो वो तो निर्भर है पंजाब के ऊपर। तो वो जब ये देखते हैं कि इस तरीके की धांधलेबाजी चल रही है और शरेआम चल रही है, और जैसे इसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं तो नारा तकबीर लग जाता है, वो इस्लाम बीच में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को ये समझ में आ गया है कि इस्लाम के नाम पर आपने इस देश के अंदर सब कुछ कर लिया है और लोग अब हो गए दुखी। चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो POJK हो, सब जगह लोग त्रस्त हैं। अगर थोड़ी बहुत शांति कहें या जो भी कहें अगर बची है तो वो पंजाब में बची है, क्योंकि पंजाब अपने आप को प्रिविलेज मानता है, क्योंकि उन्हीं के पास इक़्तिदार है, उन्हीं के पास जो है उसके कंट्रोल है। जी। अच्छा, ये जो वहाँ की आवाम है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए JAAC एक संगठन बना था ताकि जो उनकी आवाज़ है वो हुक्मरानों तक पहुँचाई जा सके, उस पर भी बैन कर दिया है। इसको लेकर के भी लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। ऑब्वियसली वो तो एक सिविल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो आम शहरियों की, आम नागरिकों की जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है। अब उसने ये जो मुद्दा उठाया 12 सीट रेफ्यूजी वाला, उसको समझने के बजाय आपने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। आपने बर्बरतापूर्ण गोलियां चलाना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, एक तस्वीर को देखकर तो दिल भी दहल गया, जिसके अंदर वो वीडियो की, वो एक बिल्कुल निहत्था सिविलियन, वो बेचारा वॉक कर रहा है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी और बिल्कुल नज़रों के सामने वो दिख रहा है कि गिर रहा है, जख्मी हो गया, जख्मी पे और गोली मार दी। निहत्था आदमी है, क्यों मार दी भाई? इसलिए मार दी क्योंकि आपकी सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। अब वो आतंकवादी हो गए। जो असली आतंकवादी हैं वो उनको आपने गले लगाया हुआ है। बिल्कुल, और यही बात अब दुनिया को मालूम चल चुकी है कर्नल दानवीर की पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको आप आतंकवादी घोषित कर रहे हो POK में। देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग बात हुई है यहाँ पर, ख़ास तौर से बरतानिया में, ब्रिटेन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम्स में एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है मीरपुरी, पाकिस्तानी मीरपुरियों का। ये 1950 के दशक में और 60 के दशक में ये वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम्स गए, वहाँ बसे, और इनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर भी है। और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ISI ने इन लोगों का भरपूर इस्तेमाल किया है पिछले 80 सालों में। अब स्थिति ये आ गई है कि अब यही लोग जो भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करा करते थे या शामिल होते थे, शरीक होते थे, आज वही उसी प्रोपेगेंडा मशीनरी के खिलाफ खड़े होकर अपनी बरतानवी हुकूमत को ये बता रहे हैं कि इसका संज्ञान लें और पाकिस्तान की हुकूमत को बताएं कि इस तरीके की जो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी जो वहाँ पर हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो वहाँ पर हो रही है, उसको रोके। तो ये एक बहुत 360 डिग्री एक टर्न देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से ये वो असलियत है जिसको इतना समय ज़रूर लगा, लेकिन बिल्कुल सही असलियत जो है अब सबके सामने आ गई है।
और ये चीज़ वो लोग तो देख रहे हैं, बट हमारे साइड के कई लोग जो कि नेसेयर्स थे, जो नेगेटिविटी फैलाते थे, वो भी देख रहे हैं, वो भी मुतासिर हो रहे होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारा खुद का जो नैरेटिव है वो भी ध्वस्त हो रहा है। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है और इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो इस पूरे प्रकरण का आपके फील्ड मार्शल जो है, जो फेक बिल्कुल बिल्कुल जो फेक फील्ड मार्शल है, उनके सिर पर ये और ये भी एक घटना बड़ी दिलचस्प हुई जिस पर लोगों ने बहुत सारे मीम्स भी बनाए और कई सारे सवाल भी खड़े हुए कि उनकी सेना के, उनकी जो रेंजर्स है वो उल्टे पैर वहां से लौट गए। अब देखिए, जब आपके पास में मॉरल ग्राउंड्स नहीं होते कोई एक्शन करने के लिए, जब आप कन्विंस नहीं होते कि ये मैं सही जगह पर खड़ा हुआ हूँ, तो आपके पैर कमज़ोर हो जाते हैं। आपके हाथ में कितना ही भारी हथियार हो, लेकिन आपके पैर जो है मजबूती से ज़मीन पर नहीं खड़े होते, क्योंकि आपको पता है कि बुनियादी तौर पे आप गलत हैं। हाँ। तो जब लोगों का गुस्सा उनको देखने को मिला तो वो लोग भाग गए और जो एक पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के अंदर अपनी पतलूनें जो हैं उतारकर भारतीय सेना को गिरवी कर दी। तो पतलून का एक बहुत अहम रोल है इस नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर या एक दूसरे को टारगेट करने के लिए। और जब पाकिस्तान की सेना, रेंजर, पुलिस वाले भागते हैं, जैसा कि यहाँ भी भागे, और इत्तफाकन उनकी 2 पतलूनें भी वो प्रोटेस्टर्स के हाथ लग गई, तो वो भी उन्होंने खूब उछाली और उनकी भी एक नीलामी ऑनलाइन करी है। तो ये एक किस्म का एक प्रोटेस्ट का तरीका है, एक रिजेंटमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। जैसा मैंने बोला कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है ये अपना ग्राउंड नहीं पकड़ पाती है और फटाफट अपनी पैंटें उतार के भाग जाती है। हाँ, और ये ऐसा कई दफ़ा हुआ है, एक बार नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है, वहाँ भी पैंटें नीलाम हुई। बलूचिस्तान के अंदर भी हुआ है ऐसा, और अब हम देख रहे हैं कि गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर और मुजफ्फराबाद, रावलकोट के अंदर भी पतलूनें लहराई जा रही हैं। तो अब आपको भविष्य क्या नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के आवाम गुस्से में हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की अगर हम बात करें वो उल्टे पैर लौट रहे हैं और स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, तो क्या भविष्य है? मेरे को तो भविष्य हमेशा राजनाथ सिंह और अमित शाह की बात में नजर आता है, जो कहते हैं कि ये अपने आप हमारे साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा अटूट अंग है। और उस अटूट अंग को भी अब ये रियलाइज होने लग गया है कि जिसने उसको अगवा किया था और उसको अभी तक गुमराह करके रखा था, अब उसकी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो जिस तरीके से आप ये पूरा प्रकरण देख रहे हैं और ये धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं और ये बढ़ती चली जा रही है। तो करेक्शन तो वो दिन दूर नहीं है कि ये अपने आप, जब पूरी आवाम खड़ी होगी और जब उनके फौजी वहाँ से भाग जाएंगे, तो अपने आप वो हमारे पास आके मिल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान की तरफ से बात करें, कॉमन मैन की तरफ से बात करें, तो वहाँ पर स्थिति जो है बहुत दयनीय है। वो बेचारे बहुत बुरी अवस्था में हैं और सारों के सारों का बुरा हाल है। पाकिस्तानी आर्मी की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा वो मौका आएगा जब ये जो फेक जो आपका एक जो लिड है, जो ऊपर ढक्कन है, ये कब ब्लास्ट होगा और कब आवाम का गुस्सा जो है सड़कों पर फूटेगा। और ये जो आपका जो इनडायरेक्ट वे से जो डिक्टेटरशिप चल रही है फ़ौज की, क्या वो ख़त्म होगी, नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से ये पूरा जो प्रकरण है ये मोड़ लेता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी देखें, वहाँ भी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त वॉर है उसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया है। जब भी वॉर होता है तो दुनिया के हर मुल्क पर असर पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि किस तरीके से पहले ही महंगाई थी, अब तो महंगाई चरम पर है। चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, तो पाकिस्तान दिखाता कुछ है दुनिया को, हकीकत कुछ है। बहुत बुरा हाल है। उन्होंने पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसने तालिबान को खड़ा किया और अपना बरादर माना, और आज ही अफगानिस्तान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक भी कर दी उन्होंने। तो ये उनका कैरेक्टर दिखाता है। और जैसा आपने कहा कि वहाँ पर महंगाई बहुत चरम पे है, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300-400 के बीच में तो पेट्रोल प्रति लीटर है। तो ये तो वहाँ के हालात है। तो लाइन लगी हुई है और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिजली भी पूरी तरह नहीं आ रही है, गर्मी का मौसम है,
तो वहाँ पर बहुत बदहाली है। भारत के साथ में दुश्मनी लेकर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो भारत का रुख है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। हमने देखा कि कराची के अंदर भी एहतजाज हुआ है, कराची के अंदर भी पानी की किल्लत सामने आई है, सिंध भी त्रस्त है, और साउथ पंजाब जो कि इंडस वाटर के ऊपर निर्भर है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ भी त्राहिमाम मचा हुआ है। और अगर ऐसा रहा तो जिस गंदुम को लेकर, जिस वीट को लेकर एहतजाज गिलगिट बल्तिस्तान में कभी शुरू हुए थे, वो और शिद्दत पकड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन जो है अब और गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एक और चीज़ है बेरोजगारी। मतलब लोगों के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, चाहे हम पीओके की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें। हाँ, तो जब उनके पास कुछ करने को नहीं है तो ये एक परेशानी का सबब भारत के लिए बन सकता है, क्योंकि आप के पास करने को अगर कुछ ना हो और आप एक इस्लामिक चूरन उनको खिला दें तो हो सकता है कि वो उनका दिमाग फिर जाए। और जिस तरीके के उनके पास संगठन है, तो वो वाला एंगल जो है वो हमेशा आपको परेशान करता रहता है और आपको अलर्ट भी रहना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट उनके लिहाज से देखा जाए, उनके कंट्री के हिसाब से देखा जाए, आम आवाम की अगर बात करी जाए तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये बड़ा सैड है कि इस तरीके के हालात उनको झेलने पड़ रहे हैं अपने मुल्क के हुक्मरानों की करतूतों की वजह से। लेकिन अगर हम वापस पीओके पे लौटें और जो इस वक्त स्थिति है, लेकिन पीओके में ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता आया है। और इसका हल क्या है? क्योंकि जैसे आपने गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया या पीएम मोदी, उन्होंने कहा कि पीओके तो हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल पीओके लेकर रहेंगे। और उसके लिए कई लोगों ने कई बार सवाल पूछे, क्या हमें हमला कर देना चाहिए, क्या हमें पीओके ले लेना चाहिए? तो उसका जवाब राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छी तरह बखूबी दिया कि पीओके अपने आप खुद ब खुद भारत के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हो गए। वहाँ के हालात अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वहाँ पे गिलगिट बल्तिस्तान से लेकर मीरपुर, रावलकोट, मुजफ्फराबाद, सब जगह नारा यही लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बेसिकली पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तानी फ़ौज को लेकर के है, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है कि पाकिस्तानी फ़ौज का ही कंट्रोल है। अगर हम देखें पाकिस्तान के इतिहास को, अगर हम देखें तो फ़ौज का ही कंट्रोल रहा है। मतलब जो वहाँ की सरकार है उससे ज़्यादा फ़ौज का नियंत्रण रहा है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है और पाकिस्तान की कोई जो भी सरकार है वो हमेशा अस्थिर ही रही है, स्थिर कभी नहीं हो पाई। जी हाँ, तो वो इसलिए रहा है क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, टू नेशन थ्योरी की आइडियोलॉजी, और उसकी पहरेदारी करने का जिम्मेदारी फ़ौज ने उठा ली थी बहुत पहले से, 1947 में ही उठा ली थी। और जैसे जैसे वो चीज़, वो थ्योरी, वो जो आइडियोलॉजी है, जैसे जैसे वो कमज़ोर होती नज़र आती है, वैसे वैसे पाकिस्तान की फ़ौज की गिरफ्त बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर ये आइडियोलॉजी टूटती है तो सबसे बड़ा खामियाजा फ़ौज को भुगतना पड़ेगा। फ़ौज बहुत ही एलीट है वहाँ पर। फ़ौज अगर वहाँ के फ़ौजी जनरलों के, फ़ौजी अधिकारियों के, फ़ौजी जवानों के वहाँ पे अगर आप लाइफस्टाइल और जो उनका वो सब देखेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि भी विदेश में ही पढ़ते। हाँ, वहाँ पर, और सब डुअल सिटीजनशिप में है। आसिम मुनीर खुद अमेरिका में उनका पूरा परिवार रहता है। तो ये एक वहाँ का एक कैरेक्टर है। और फ़ौज को एक देश मिला हुआ है और वहाँ से अपना उनका कारोबार चल रहा है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन, बड़ी कैच 22 वाली वहाँ पर बनी हुई है। और अब तो मैं ये कहने लग गया हूँ कि अब ये स्थिति बन गई कि वहाँ पर कि टू नेशन थ्योरी नहीं है, अब ये पूरी तब्दील हो चुकी है। अब ये 5 नेशन थ्योरी हो गई है, क्योंकि अब उसमें से एक नेशन बलूचिस्तान है, एक सिंध है, एक गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद का इलाका है, और एक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और पंजाब तो है ही है। तो 5 नेशन थ्योरी में तब्दील हो गया है। और जैसे जैसे ये 5 नेशन थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज की गिरफ्त भी और बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये मैं कहूँगा कि आवाम को वहाँ पर उठना पड़ेगा, तभी उनको इस सारी दिक्कतों से निजात मिल सकती है। बिल्कुल, तो सब कुछ अब आवाम के हाथ में है कि आगे जो तस्वीर नज़र आती है, जैसा कि कर्नल दानवीर ने कहा कि वो तय करेगा कि आवाम का गुस्सा किस हद तक बढ़ता है और किस तरीके से वो कंट्रोल आवाम वहाँ पर अपने हाथ में लेती है। कर्नल दानवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी ज़रूरी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जसप्रीत। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।